नमस्कार। NH1 न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है और आज का कार्यक्रम इवनिंग डिबेट में हम सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज जम्मू से रिलेटेड, कश्मीर से रिलेटेड और खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी से रिलेटेड कुछ जो हॉट टॉपिक्स करेंगे। हमारे साथ डिबेट में शामिल हैं एनसी के नेता तारिक भट्ट साहब और बीजेपी के नेता अमित शर्मा जी। आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें जो सर्वोपरि है वो टॉपिक है नायब तहसीलदार के जो एग्जाम है उनमें जो उर्दू को कंपलसरी किया गया था। हालांकि कल एक अच्छा मैसेज शाम को आया है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इस पे स्टे लगा दिया है और कहा है कि अब जो एस्पिरेंट्स हैं नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम्स ले सकते हैं। भट्ट साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों एनसी, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से मुझे याद है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू ने भी ये मुद्दा उठाया था, शायद सबसे पहले उन्होंने उठाया। उसके बाद जगह जगह आवाज उठने लगी, बीजेपी भी आगे आई और कल बीजेपी के 28 विधायक भी बैठे इसके खिलाफ और शाम को एक अच्छा मैसेज आया। लेकिन क्यों एनसी इस पे चुप बैठी थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहां तक सवाल है नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए कि उर्दू जिसको लाजमी रखा हुआ था, इसकी कोई वजह थी। इसकी वजह ये थी कि महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर के अब तक रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा उर्दू में है। रेवेन्यू का है या पुलिस का है, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं जानते और तहसीलदार लगे हुए हैं, केएस अफसर हैं, लेकिन उनको रेवेन्यू का कोई भी फैसला करने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती थी कि कोई पढ़ा लिखा उर्दू का माहिर रेवेन्यू का जो हो उसका वो सहारा लेते थे, उससे पूछ करके वो अगला फैसला लेते थे। खास तो यही वजह थी कि रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा उर्दू में है। जहां तक सवाल है कि हमारी जो 4-5 जुबानें जो हैं, अब जैसे डोगरी है, कश्मीरी है, इंग्लिश है, उर्दू है, मतलब ये ऑफिशियल जुबानें हो गई हैं। अब लोगों की ये डिमांड जो थी कि नहीं जी उसमें हर जुबान में कोई किसी भी जुबान को कोई जानता हो तो उसमें फॉर्म भरना चाहिए। अब उसमें रुकावट तो कोई थी नहीं, एक ही रुकावट ये थी कि उर्दू का माहिर जो था वो वहां पर चाहिए था, क्योंकि उर्दू जो है प्योर, पुराना रिकॉर्ड जो है वो प्योर उर्दू में है। मैं भी उर्दू पढ़ा हूं, लेकिन मुझे भी दिक्कत आती है उन लफ्जों को समझने में, इसलिए उसको ये रखा हुआ था। लेकिन अब अगर किसी अदालत ने कोई इसमें फैसला दिया है तो हमारी सरकार भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका एहतराम करती है, उस पर अमल करेगी। अब जहां तक एमएलए, हमारे एमएलए साहबान ने जो धरना दिया, बीजेपी के एमएलए जो थे, इन्होंने मजबूरी में दिया, ये इस बात को समझते थे, लेकिन जनता की आवाज जो थी जम्मू, खास करके जम्मू से जो उभर के आ रही थी कि हिंदी पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, तो वजह यही थी कि अब उसमें उसको कर लिया गया है, अब शामिल कर लिया गया है। बाकी को खास कोई इसमें कोई इलाका परस्ती वाली बात नहीं थी, कोई भेदभाव वाली बात नहीं थी। अब बात यह है कि मुझे हिंदी नहीं आती, आप मुझे हिंदी का अखबार पकड़ा देते हो पढ़ने के लिए, तो मैं कैसे पढ़ूंगा उसको? इसलिए उसमें यह रखा हुआ था कि उर्दू पढ़ा लिखा जो है उसमें उर्दू जो हो लाजमी होना चाहिए। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जम्मू के जो बच्चे हैं वो उर्दू नहीं पढ़े हुए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी उर्दू पढ़े हुए हैं, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, हर डिस्ट्रिक्ट से उर्दू पढ़े हुए हैं। लेकिन अब सियासी दौर है, इसमें ये बातें चलती हैं, तो अवाम की जो आवाज है उसका एहतराम करना जरूरी होता है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कबूल किया है। अमित जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं भट्ट साहब? राजा महाराजाओं के जमाने की बात कर रहे हैं और वाकई में इन्होंने सही कहा कि महाराजा हरि सिंह ने उर्दू को लेकर काफी कदम उठाए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काफी
सदियों पुरानी ये बातें हैं, जमाना बदल गया है, एजुकेशन सिस्टम बदल गया है। और इन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही कि मजबूरी में बीजेपी आई। क्या कोई सांठ-गांठ हो गई थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ कि पता चल गया था कि अब स्टे होने वाला है तो हम धरने पे बैठते हैं और फैसला आ ही जाएगा, और क्रेडिट गेम हो गई थी? अमित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, जय माता दी बोलता हूं, और भट्ट साहब को भी मेरा नमस्कार है। देखिए, ये जो इशू नायब तहसीलदार की पोस्ट का काफी अरसे से चल रहा है, पिछले 2-2.5 महीने से ये इशू चल रहा है, और हम सभी जानते हैं कि अब हमारी सिर्फ उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जबकि उर्दू एक बहुत ही प्यारी भाषा है जिसका हम सभी सम्मान भी करते हैं, क्योंकि हमारे देश में हो गए चाहे हमारे राज्य में हो गए, उर्दू के बहुत अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, और शायरी उर्दू में जितनी अच्छी होती है इतनी शायद किसी और भाषा में ना होती हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बिल्कुल, बिल्कुल। आप कोई पोस्ट निकालते हैं और उस पोस्ट के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज को आप कंपलसरी कर देते हैं, जबकि हमारी स्टेट में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है अभी धारा 370 हटने के बाद वो 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो की गई हैं। तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी है, और आप और आपके दर्शक और भट्ट साहब भी ये अच्छे से जानते हैं, अगर IAS ऑफिसर कोई आता है तो वो बिना उर्दू पढ़े ही एग्जाम क्लियर करता है। AS ऑफिसर, अगर JK एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की पोस्ट निकाली जाती हैं, वहां पर उर्दू कंपलसरी नहीं की जाती है, तो फिर नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए क्यों? पहला प्रश्न मेरा यह है कि सिर्फ नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए क्यों, और वो भी एक ऐसे समय में जबकि सरकार नई नई बनी है, क्योंकि सरकार जो है वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहती थी। अपने लोगों को जहां से कश्मीर से इनको वोट मिले हैं, जहां रजौरी पुंछ वाली साइड से इनको वोट मिले हैं, ये उस तरफ के लोगों के लिए एक रोजगार पैदा करना चाहते थे, और जम्मू के युवाओं को ये नजरअंदाज करना चाहते थे। और रही बात, अगर आप उर्दू कंपलसरी करना चाहते थे तो आपने ऐसा कानून आज तक क्यों नहीं बनाया कि जम्मू कश्मीर के जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जम्मू कश्मीर के जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी में उर्दू कंपलसरी कर दीजिए कि कम से कम 10th और 12th तक बच्चे को उर्दू पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपको ऐसी पोस्ट निकालनी है तो आपको ये चीजें पहले ही तय करनी चाहिए थी कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो किसी और इलाके से हो, चाहे वो डोगरा हो, चाहे कोई किसी अन्य धर्म से हो, उसको जो है उर्दू आना कंपलसरी है। तो आपको उर्दू जो है वो वहां से आपको उर्दू पढ़ाना, बच्चों को स्कूल लेवल पे ही उर्दू कंपलसरी करनी चाहिए थी। और रही बात, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि ये 28 MLA जो है वो ऐसे ही बैठे थे, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 1.5 महीना पहले रियासी में, और रियासी जिला को छोड़ के जम्मू कश्मीर के जितना भी जिला थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मुहिम को स्टार्ट किया। जैसे आपने कहा कि पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ये इशू उठाया, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी युवा हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस लड़ाई को सड़क पर लड़ा। रियासी जिला में भी इसका प्रदर्शन हुआ, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, और जम्मू में भी अलग अलग जगहों पर इसका प्रदर्शन हुआ, और उसको आगे आगे जाकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स और हमारे MLAs ने अगर इसको टेकअप किया है, और उन्हीं युवाओं के लिए किया है जिन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और मुझे लगता है ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है, और युवाओं को एक अच्छा जो फैसला मिला है। तो मैं इसके लिए हमारी जो अदालत है, जहां हमारी कैट की तरफ से ये फैसला आया है, मैं उनको सभी युवाओं को इसकी मुबारकबाद देता हूं। अमित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भट्ट साहब, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि उर्दू एग्जाम्स में होती है, सारे रिकॉर्ड्स उर्दू में हैं, बड़े जमाने से हैं, लेकिन जब एग्जाम हो जाते हैं नायब तहसीलदार के, तो एक ट्रेनिंग के तहत भी तो नहीं हो सकता था। और अभी भी NC गवर्नमेंट ने इस बात पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये तो कैट का डिसीजन है, तो स्टे हुआ है। कैट जो है एक नेशनल बॉडी है,
तो उन्होंने ये स्टे दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से अभी तक कोई इस पे डिसीजन नहीं आया। इनफैक्ट कोई बात उन्होंने इस बारे में नहीं किया अभी तक। ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक सवाल है कि आपका ये कहना है कि एनसी की सरकार ने कोई नहीं किया है, आपको पता है कि आज लास्ट डेट थी और आज फार्म भरे गए हैं और हिंदी पढ़े लिखे जो बच्चे थे उन्होंने भी फार्म भरे हैं। आज उसमें वो बात नहीं थी। जब एक अदालत का फैसला आ गया है उस पे मजीद कोई चीज आगे उस पे कोई टिप्पणी करना वो अच्छी बात नहीं होती है और सरकार ने ऐसा ही किया है। बाकी रही बात कि जहां तक कानून बनाने की बात थी, मैं ये समझता हूं कि जब से गवर्नर राज यहाँ पे आया हुआ है तब से इनको चाहिए था ये उसको कर देते। पिछली सरकार, हमारी सरकार को तो अभी 8 ही महीने हुए हैं, 8 महीने में पहली, मुझे लगता है ये पहली पोस्ट है जो निकाली है। लेकिन इससे पहले तो जिस दिन से गवर्नर राज यहाँ पर लगा हुआ है तब ही इसको कर देना था कि नहीं जी, कोई भी आदमी जो है वो फार्म भरने के लिए तो उसमें हिंदी या उर्दू इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आइंदा ये कानून बना दिया गया। बीजेपी ने भी तो कोई कानून नहीं बनाया। और फिर दूसरी बात यह है कि बीजेपी के अंदर जो जितने भी एमएलए बने हुए, मुझे लगता है आज कम से कम आधे एमएलए ऐसे थे जो सरकार में रखे गए हैं, उनको इस बात का नॉलेज था। और फिर दूसरी बात यह है कि जब ये बात चली थी तो किसी एमएलए ने बीजेपी की तरफ से ये आवाज नहीं उठी। जब बच्चों ने इसको उभारा, जब राजपूत सभा इसमें आगे आई है, तो फिर जब एक पूरा प्रेशर बना, पूरा जोर लगा, तब जाके बीजेपी इसमें जो है वो आगे आई है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आप ये मानते हैं कि अंत में, चलो बीजेपी लेट ही आई, अंत में क्या बीजेपी ने सही फैसला लिया कि उनको उतरना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि लोगों ने जो वोट दिए हैं वो किस लिए दिए हैं। वोट इसलिए थोड़ी दिए हैं कि वो चुप करके घर में बैठ जाएं, इसलिए दिए कि वो लोगों की आवाज बन के आगे आए, लोगों के तो काम आपकी तरफ से रियासी में कोई ऐसा धरना प्रदर्शन किया गया कि बच्चों का साथ दिया जाए, एस्पिरेंट्स का साथ दिया जाए, नायब तहसीलदार एस्पिरेंट्स, क्योंकि वोट तो आपको भी मिले हैं? नहीं, पहली बात यह है कि हमारा तो यहाँ पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब सरकार की तरफ से एक फैसला आया था जिसको 2 महीने, माफ कीजिएगा भट्ट साहब, आज इतनी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं जी, और जब हम ऐसा कह देते हैं कि यहां से कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं था, तो फिर तारिक भट्ट रियासी की गलियों में, सड़कों में लोगों के हक हकूक के लिए क्यों चिल्लाते रहते हैं? मैं देखिए जहां लोगों के हक की बात होगी मैं वहां बोलूंगा। तो नायब तहसीलदार एस्पिरेंट्स जो थे वो क्या लोगों की हक की बात नहीं थी, या लोगों से ऑर्डर नहीं मिले थे? बिल्कुल थी। अब उसमें जब सरकार ने एक फैसला किया था, क्योंकि सरकार के फैसलों पे ही तो हम चलते हैं ना। जब सरकार चलती है, जो फैसला सरकार को नामंजूर होता है, लोगों को नामंजूर होता है, लोग उसका विरोध करते हैं। और जम्मू में जब निकले, मुझे नहीं, चंद जगह थी जहां पे ये प्रोटेस्ट हुआ है, बाकी पूरा जम्मू प्रांत में हर जगह से ये आवाज नहीं उठी है। तो मैं कहता, जिन्होंने ये आवाज उठाई लोगों के लिए, मैं उनका भी वेलकम करता हूं। मैं देर आए चाहे दुरुस्त आए, अगर उन्होंने बात उठाई है तो मैं इसको अच्छा फैसला समझता हूं। चलिए अमित जी, इनडायरेक्टली सही, भट्ट साहब ने बीजेपी का धन्यवाद तो कर ही दिया। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह बीजेपी ने ये मसले उठाए हैं, बहुत सारे मसले और भी हैं हमारे, वहां पर वो नहीं बोलते हैं, बीजेपी के एमएलए नहीं बोलते हैं। बहुत सारे मसले और भी हैं जहां पर, जैसे सावला कोट का मसला है। सावला कोट हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में बन रहा है। सावला कोट विलेज तहसील अरनास का विलेज है। सावला कोट में प्रोजेक्ट जो बन रहा है, 1856 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट जो वहां पर बन रहा है, यहाँ तो ना हमारे मेंबर पार्लियामेंट उस पर कोई आवाज उठा रहे हैं, ना हमारे यहाँ के बीजेपी के एमएलए वहां पर आवाज उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, क्योंकि जब सलाल डैम बना होता वो 690 मेगावाट बिजली का, तो उस वक्त जब शुरू हुआ था रियासी में 3-4 घर थे पक्के। सलाल प्रोजेक्ट बनने से मैं कहता हूं, मैं डॉक्टर करण सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी कोशिशों से ये प्रोजेक्ट जो सिरे चढ़ा था। आज रियासी के अंदर कच्चा घर कोई नजर नहीं आता। गिरदोनवा में भी यहाँ हजारों लोगों ने वहां पर
नौकरियां हासिल की, रोजगार हासिल किया है। और जहां 1800 मेगावाट बिजली, 1856 मेगावाट बिजली बनेगी, और वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर जो बन रहा है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में। लेकिन आवाज उठ रही है कि उसका बेस कैंप जो उधमपुर में रखा जाए या रामपुर में रखा जाए। क्यों रखा जाए? डिस्ट्रिक्ट हमारा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये डिमांड है सरकार से भी, और चुने हुए नुमाइंदे जो हमारे विधायक बीजेपी के हैं या मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, हम उनसे भी डिमांड करते हैं और अपनी सरकार से भी डिमांड करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट क्यों जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं, क्यों उधमपुर में उसका बेस बनाया जा रहा है? क्योंकि अब जो इस पे जोर लगा रहे हैं, जो इस पे जोर लगा रहे हैं, अब उनको रियासी के जोर लगनी चाहिए। भट्ट साहब, अमित जी को भी मौका दीजिए, आप ही दोनों हैं, अमित जी मेरी सुन लीजिए ना, मेरी सुन लीजिए कि जब जो लोग उधमपुर या रामबन का जोर लगा रहे हैं ना, अब उनको रियासी के वोटों की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से, दोनों मरकजी सरकार, रियासती सरकार और हमारे जो जहां के दोनों एमएलए बीजेपी के और मेंबर पार्लियामेंट से ये हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी कॉलोनी ज्योतिपुरम रियासी में बननी चाहिए। यहाँ अरबों करोड़ों रुपए की कॉलोनी जो वो बनी हुई है, और यहाँ से, और एनएचपीसी ये चाहती है कि हम ज्योतिपुरम में बैठ करके इस प्रोजेक्ट को चलाएं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसकी कोई आवाज जो है वो नहीं उठ रही है। सिर्फ एक आधी आवाज को उठा करके ये बताना कि हम बहुत काम कर रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारे और भी मसले यहाँ पर हैं, वहां भी उनकी आवाज उठनी चाहिए। रियासी अगर अगर ज्योतिपुरम कॉलोनी इस्तेमाल की जाती है, हमारे हजारों नौजवान बच्चे जो जिला रियासी के हैं वो वहां पर उनको नौकरियां मिलेगी। अगर उधमपुर में बनेगा तो डीसी उधमपुर का कंट्रोल होगा, रामबन में बनेगा तो डीसी रामबन का कंट्रोल होगा। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो बन रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल में रहना चाहिए। अमित जी क्या कहना चाहेंगे? हालांकि ये मसला भट्ट साहब उठा रहे हैं, लेकर आए हैं इस डिबेट के बीच में, और वाकई में क्योंकि हमेशा से रियासी के साथ गलत हुआ। आप सलाल पावर प्रोजेक्ट को लीजिए, मैं जब एक बार सलाल गया था तो सलाल के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ बिजली सिर्फ 5, 6, 7, 8 घंटे ही आती है, बाकी बंद रहती है क्योंकि सारी बाहर चली जाती है। जबकि एक प्रावधान है कि जहां के रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं पहले वहां मिलना चाहिए। और अब अगर ये वाला जो प्रोजेक्ट लग रहा है जैसे कि भट्ट साहब कह रहे हैं, और बेस रियासी से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है, रियासी जिले से, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। क्यों बीजेपी की तरफ से आवाज नहीं उठाई जा रही? देखिए, अभी तक कोई कागजी कार्रवाई ऐसी हमने सुनी नहीं है कि रामबन में ये शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मेरे पास सारी कागजी कार्रवाई मौजूद है। आप बात करने नहीं देंगे। आप सही बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। चाहे जिस लेवल पे भी आवाज उठानी है, हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ना तो इसमें मेरे को कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, ना आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे जिला के जो युवा है उनको कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। क्योंकि आगे ही रेलवे के काम खत्म होने से युवा जो है दोबारा से दर बदर घूम रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई कागज है, आप हमें भी दिखाइए। एक दिन शायद मेरी आपसे बात भी हुई थी कि क्यों ना हम सब इसके लिए आवाज जिला रियासी से, हेडक्वार्टर से तो उठनी चाहिए, तो हम सबको उठानी चाहिए आवाज। इसमें मैं कहता हूँ रियासी के लोगों को भी उठानी चाहिए, अरनास के लोगों को भी उठानी चाहिए। और जैसा कि आपने पहले कहा कि हमारा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, ये आप अपने आप से पल्ला झाड़ रहे हैं। हमेशा मैंने आपके 1-2 इंटरव्यू में पहले भी सुना कि आपका जो था वो कलेक्टिव, आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा था, और आपने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, हर जगह पर जाकर आपने उनके लिए वोट मांगे। तो आप इस बात को मत बोलिए, आप ये बात नहीं सर, आप ये बात मत बोलिए कि आपका कोई कैंडिडेट नहीं था। ऐसी भी बहुत सारी जगह होंगी जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट एनसी का कोई कैंडिडेट यहाँ पे नहीं खड़ा था रियासी में, और कटरा में एनसी का कोई कांग्रेस का जॉइंट कैंडिडेट, एनसी और कांग्रेस का जॉइंट कैंडिडेट खड़ा, तो वो एनसी का भी काउंट होता है। तो हम उनसे भी कहते हैं ना, हम उनसे भी डिमांड कर रहे हैं कि वो इस बार। लेकिन आप मुझे ये चीज बताइए ना, मान लिया कि नहीं कोई काम कर रहा है, नई सरकार सुन रही है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं सुन रही है या फलाना आदमी नहीं सुन रहा है, एमपी नहीं सुन रहा है, तो भैया अपोजिशन है कहाँ? मुझे ये बताइए। अपोजिशन का कैंडिडेट जब से चुनाव खत्म हुए हैं, मुमताज अहमद खान साहब, आप हमें बताइए कहाँ है?
कितनी बार वो मीडिया में आए। यहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अपोजिशन में तो आप है, आप बोलते ही नहीं। हम जहां पर जरूरत पड़ती है हम बोलते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका कैंडिडेट कहां पे है? मुमताज अहमद खान कहां पर है? क्योंकि आपके कैंडिडेट तो दिख ही नहीं रहे। आपके बाकी लीडर्स कहां हैं? आपके हेडक्वार्टर पे डीडीसी जीता हुआ है, आपका डीडीसी कहां है? आपके डीडीसी ऊपर से जीते हुए हैं, आपके डीडीसी कहां पे है? आप सिर्फ आप आज सत्ता में आकर भी बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, और जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी आप उन पे इल्जाम लगाते थे। आप एक पहले प्रोटोकॉल तय करिए कि आपको पहली बात यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये एनएचपी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो बता दीजिए। आप मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने जो वायदे किए हैं आप उसके ऊपर बता दीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो वायदे किए हैं, फ्री बिजली के वायदे किए हैं, 12 सिलेंडर के वायदे किए हैं, उनका क्या हुआ? वो वायदे नहीं पूरे होंगे। लेकिन आप मुद्दा भटकाने के लिए जो मर्जी बोल दीजिए। 2 करोड़ लोगों के बच्चों की 1 साल की नौकरी कहाँ है? वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में क्यों नहीं गए? वो कौन सा वादे पूरा कर दिया? भट्ट साहब नहीं, ये बातें बयान नहीं होंगी। ये लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? आयुष्मान आप लोग सभी आयुष्मान कार्ड जो इस्तेमाल करते हैं, हर साल 5 लाख की आपको राशि मिलती है, वही 15 लाख रुपया है वो। और 15 लाख रुपया आपकी जेब में क्या है? ये आप अपने हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि जो पैसा आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स आ जाते थे, आज पिछले 15 साल में घोटाला नहीं हुआ है। और जब आप लोग सरकार में थे तब कितने घोटाले होते थे? अगर इन बातों को आगे बढ़ाएंगे तो इन बातों की बात रहने जो आज 11 साल में क्या घोटाले हुए हैं आप ये बता दीजिए। जितने 15 लाख रुपए आप लोगों के बीजेपी सरकार में पिछले 70 सालों में जब आयुष्मान कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लेते हैं। आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लेते हैं, लेकिन मैंने इस्तेमाल देने की बारी आती है इस्तेमाल किया, जो मेरे टेस्ट ही नहीं हुए उसके पैसे काट लिए। ये आयुष्मान तो स्कैंडल है बहुत बड़ा। मेरे खुद टेस्ट में बत्रा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। अमित जी भट्ट साहब मैं यहाँ रोकूंगा। अमित जी अच्छी बात यह है कि जो भट्ट साहब आप भी सुन लें, अच्छी बात यह है कि जो आप पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, अमित जी ने साफ तौर पे कहा कि हम आपके साथ हैं, आप कागज दिखाइए और जहां जाना होगा ये बीजेपी वाले भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि बात रियासी की है। और अमित जी अच्छी बात है ये भी है कि भट्ट साहब ने सीधे सीधे बीजेपी की भी तारीफ कर दी। बीजेपी ने जो नायब इनका मसला हल कर दिया, अमित जी मेरा सवाल आपसे अब सीधा सीधा है, क्या कहना चाहेंगे जो 28 विधायक कल इस मसले पे युवकों के लिए सड़कों पे बैठे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो उनका शुक्रिया करूंगा, हमारे जितने भी विधायक थे। मैं युवा राजपूत का भी शुक्रिया करूंगा क्योंकि वो भी उनके लिए सड़कों पर उतरे। मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी शुक्रिया करूंगा जिन्होंने इस इशू को रेज किया। तो ऐसे इशू जो आदमी रेज करेगा, चाहे अगर उसकी जगह भट्ट साहब भी आगे आए होते तो मैं भट्ट साहब का भी आज शुक्रिया करता कि भट्ट साहब भी उस रेस में आए थे। अमित जी सवाल अब ये आता है कि जब why there has been a selective procedure by बीजेपी कि हम इस बात पे आवाज उठाएंगे, इस बात पे नहीं। कटरा नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कटरा एक अंतरराष्ट्रीय पिलग्रिमेज सेंटर है। देश के पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और धर्म से परे होकर श्रद्धा के साथ आते हैं। ये शहर बंद रहा, बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे। हमारे कटरा के युवक जो हैं, सोशल वर्कर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो जेलों में रहे और ऐसी हालत में रहे कि जैसे वो कोई मतलब पेशेवर मुजरिम थे। लेकिन यही पुकार जब उठने लगी कि जम्मू के 28 एमएलए कटरा के रुख क्यों नहीं कर रहे, तब ना तो वो 28 एमएलए दिखे, ना स्थानीय नेता दिखे। बलदेव जी उसमें आए, हम सबने देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। तो ये सेलेक्टिव राजनीति बीजेपी की तरफ से क्यों होती है, ये आज सब आपसे जानना चाहते हैं। देखिए इसका जो एक चीज तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वहां पर नहीं दिखा।
जी। तो बीजेपी के आपने देखा होगा कि कटरा विधानसभा के जितने भी लीडर्स थे, खासकर जो कटरा टाउन और कटरा सराउंडिंग के जितने भी लीडर्स हमारे हैं, वो सभी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। आपने भी देखा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता अमित पार्टी जी के कोई लोग नहीं आए, ये जग लेकिन जाहिर ये है, अमित लड़ाई, जी ये जग जाहिर है कि जब जम्मू से परमिशन मिली, वो भी 1-1.5 महीने बाद, जब जम्मू से परमिशन मिली वो वहां पर पहुंचे, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं थी। आज भी एक्टिव वो आपको पार्टिसिपेशन बड़े नहीं नेताओं है। की बात कर रहे हैं। देखिए, वो मैं आप कर छोटे रहे हैं नेताओं की बड़े बात कर नेताओं रहा की, हूं। मैं लेकिन छोटे मुझे नेताओं की लगता है बात कर कि रहा हूं। मैं मैं छोटे मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि हमारे पार्टी के बहुत सारे लोग, हो सकता है 2-4 दिन लेट आए हों, लेकिन आए जरूर थे और वो पूरे प्रोटेस्ट में शामिल भी रहे। और वो लोग, आपने ही अभी 2 दिन पहले हमारे एक भाई का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी इसमें यही कहा था कि वो चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों के आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो अगर लोकल लीडर्स आपके साथ हैं, लोकल एमएलए आपके साथ है, तो लड़ाई तो अब वहां के स्थानीय लोगों को भी लड़नी है और वहां के नेताओं को भी लड़नी है, क्या और लोगों अमित की अमित आवाज। जी क्या अमित जी एज ए बीजेपी यूथ लीडर ये मानते हैं कि रियासी जिले के जो भाजपा के विधायक हैं, वो श्री माता वैष्णो देवी में जो रोपवे लगने जा रहा है उस रोपवे के अगेंस्ट हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो रोपवे के अगेंस्ट हैं या ये फेवर में है, ये वो ही आप कह अभी सकते कह रहे हैं हैं कि एमएलए अपनी। आपके साथ हैं, जब आप ही साथ नहीं है नहीं, तो एमएलए कहाँ पे साथ है? मैंने ये चीज बोला कि जब आपके प्रोटेस्ट, कटरा के प्रोटेस्ट चल रहे थे रोपवे के अगेंस्ट, तो हमारे एमएलए वहां पर मौजूद थे। बलदेव जी को मैंने देखा वहां पर, सरब सिंह जी को वहां पर देखा। मैंने ये बात कही, नहीं, मैंने वो ये दो नहीं दिन कहा कि वो वो 1-2 बार अगेंस्ट आए, है। बाद में तो सरब सिंह जी को पब्लिक ने तो बोलने भी नहीं दिया था, वो आप सब जानते ही होंगे। वो तो आए थे देखिए, लेकिन फिर हिमांशु जी, ये तो आप भी जानते हैं कि जब मेरा ऐसी सवाल सिंपल था, सिचुएशंस मेरा बनी सवाल होती हैं, सिंपल तो था अमित जी, पब्लिक मेरा की अब उस समय पब्लिक किसी भी नेता को नहीं मानती है, क्योंकि पब्लिक के सेंटिमेंट्स ही ऐसे होते हैं कि उस समय वो ऐसा समय होता है, हीट ऑफ द मोशन में पब्लिक कुछ भी कर सकती है। तो हर आदमी को मतलब अपना ध्यान भी वहां पर रखना है। तो मैं नहीं नहीं, यही बिल्कुल कहूंगा अमित जी कि आप सही अगर कह रहे हैं, ये लेकिन मेरा लड़ाई सिंपल सवाल ये था कि ये 28 एमएलए कब जम्मू के हक में बोलेंगे? जम्मू से मेरा मतलब है कि आज श्री माता वैष्णो देवी में जो रोजगार चल रहा है, जो आस्था है, वो सिर्फ कटरा की ही नहीं है, रोजगार तो पूरे जम्मू संभाग का चल रहा है उसमें, ये आप भी मानते हैं। आज आज की डेट में तो कश्मीर के लोग भी वहां आकर काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये 28 एमएलए कब कटरा आकर कटरा वालों के साथ बैठेंगे और बोलेंगे कि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बैठ चुके हैं? क्योंकि कल रियासी के एमएलए कुलदीप राज दुबे ने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ था जिसमें लिखा था अब रिक्वेस्ट नहीं होगी, अब रण होगा। मैं तो कहूंगा कि अगर कहीं भी जनता के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो कटरा में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो रियासी में हो, जम्मू कश्मीर, और सिर्फ जम्मू की ही बात क्यों, मैं तो ये बोलता हूँ कि कश्मीर में भी अभी अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात हमारी, तो जब भी कटरा में प्रोटेस्ट होता है, जब जम्मू कश्मीर की तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन रियासी में अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है, कहीं पे अन्याय होता है, हम लोग वहां पर खड़े मिलेंगे आपको। और अगर कटरा में भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है, तो कटरा के लोगों को एकजुट होना चाहिए। और दोबारा से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, जैसे कि वीडियोस में बहुत सारे लोग दिखाते रहते हैं कि काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो लोगों को एकजुट, पहले आपस में एकजुटता दिखाते हुए आगे आना चाहिए, और फिर नेताओं को भी जरूर पकड़ना चाहिए। भट्ट साहब क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, रोपवे का जो मसला है, इसमें इसके साथ कटरा का बिजनेस, कटरा के गिरदोनवा के लोग जिनका रोजगार, मजदूर, किसान, दुकानदार, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, ऑटो वाले, टेम्पो वाले, सबका रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब बात यह है कि अगर जनता ये चाहती है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, तो फिर सरकार क्यों जबरदस्ती ठोंस रही है? अगर डेमोक्रेसी है, अगर हर एक आदमी को आजादी से अपनी बात रखने का हक है, तो उन लोगों के हक पर डाका क्यों डाला जाए? मैं अहमद जी से सहमत हूं कि अहमद जी ने जो ये कहा कि हम साथ खड़े रहेंगे,
हम सबको इनका वेलकम करना चाहिए। और मैं यही समझता हूं कि कटरा के जनता का एहतराम, उनका अदब, उनका इज्जत, उनके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए हमें रोपवे के काम को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई यात्रु वहां पे आता है तो उनकी श्रद्धा के मुताबिक माता वैष्णो देवी के रास्ते में जितने भी उनके स्थान हैं, अब मुझे सबके मैं नाम नहीं जानता, जैसे बालगंगा है, जैसे अर्धकुंवारी है, जैसे हाथी माता है, वो सब वहां पे होते हुए अगर वो जाएंगे तो उनकी जो एक दिल की जो तसल्ली, वो उनकी तसल्ली होगी उनको कि हम पूरे तरीके से अपने दर्शन करके आए हैं। वैसे तो जहाज पे बैठकर तो आदमी दिल्ली से भी आ सकता है, जहाज लेकर वहां चला जाएगा, लेकिन वो जो मन को सुकून, जो दिल की जो तसल्ली है, वो नहीं हो पाती है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि रोपवे के काम को बंद कर देना चाहिए और कटरा के गिरदोनवा और जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, इसके साथ शामिल हैं, उनके जज्बात की कदर करनी चाहिए और उनके हकूक को बहाल रखना चाहिए, ना कि उनको बेरोजगार करके उन्हें रोजी रोटी कमाने पर भी मजबूर किया जाए। इसकी जो है वो मैं मुखालफत करता हूं। भट्ट साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि लोगों के हक हुकूक का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एनसी का इस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको जरूर कटरा से भी वोट्स मिले होंगे, जम्मू संभाग से भी ढेर सारे वोट्स मिले होंगे, आपके लोग जीते भी हैं इधर से, उमर अब्दुल्ला साहब एक बार भी कटरा रो रहा था। कटरा इज द मेन कंट्रीब्यूटर, आप इस बात को समझिए, कटरा इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कटरा वो शहर है जहां पे करोड़ यात्री हर साल आते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब कटरा नहीं पहुंच पाए और कोई ऐसी बात लोगों के समक्ष नहीं रख पाए जिससे लोगों को ऐसा लगता कि ये शख्स हमारा चीफ मिनिस्टर है। देखिए हिमांशु जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी और सुरेंद्र चौधरी जी, उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा जत्था जो था, वो इस एजिटेशन को सपोर्ट करने के लिए आया था कटरा के अंदर। और अगर उमर अब्दुल्ला चाहते, वो नहीं आ सकते थे, लेकिन वो उमर अब्दुल्ला की मर्जी के बगैर नहीं आए थे, वो उनको पूछ कर आए थे, उन्होंने भेजा था उनको। अब बात यह है कि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात का बतंगड़ बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब श्राइन बोर्ड वजूद में आया था तो उस वक्त, उससे पहले ये काम जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगर कर जाते, अगर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कर जाते, तो इसकी लोगों ने इसका विरोध करना था। इसलिए किसी भी मजहबी मकामात में अगर कोई दूसरा आदमी मुदाखलत करता है, चाहे उनके हक में ही करे, तो कुछ लोग होते हैं जो चिंगारी लगाते हैं, उससे बात बनने के बजाय बिगड़ने की सूरत जो है वो ज्यादा बन जाती है। इसलिए उन्होंने अपना नुमाइंदा जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था, पूरी पार्टी के लोग कटरा में आए थे और उन्होंने पूरी सपोर्ट की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो आए और चले गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब एजिटेशन ही खत्म हो गई, जब एजिटेशन खत्म हुई है, तो जब एजिटेशन चलेगी तो ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कटरा के लोगों के साथ खड़ी है, कभी पीछे नहीं हटेगी। मैं ये समझता हूं कि बीजेपी के लोग जितने 28 के 28 एमएलए हैं, अगर आकर के ये यहाँ खड़े हो जाएं, वो किसी की जरूरत है कि यहाँ पर रोपे लग जाए? नहीं लग सकता। अगर अमित जी ये 28 एमएलए की आड़ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, जो सरकार है, यहाँ मैं चीफ मिनिस्टर की सीधे सीधे बात करूं, क्या भट्ट साहब उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिव रोल ना प्ले करें? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ हिमांशु भाई, जैसे भट्ट साहब ने कहा, मैं भट्ट साहब की बात से एक बात से सहमत हूँ, वो ये है कि कटरा का आंदोलन जो है, रोपवे का आंदोलन, वो अभी बंद पड़ा है। कम से कम अगर लोगों को इसकी दर्द है, इसकी पेन है, तो लोगों को ये प्रोटेस्ट दोबारा से जगाना पड़ेगा। अगर लोग चाहते हैं कि रोपवे ना लगे तो लोगों को इसके लिए प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा, और एक बड़ा आंदोलन जैसे पहले चल रहा था उनको वो वैसा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आंदोलन लड़े, बिना लड़ाई लड़े तो उनको किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा से
राइज हो रही है। अभी तो कोई ऐसी सिचुएशन लग नहीं रही कि प्रोटेस्ट कोई होने वाला है। अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो 28 आज जरूर रखनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब तो अभी भी आए थे बाय ट्रेन, मैंने देखा था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी आए थे और उन्होंने तो माता रानी के दर्शन भी किए, लेकिन उन्होंने तो इस बारे में कुछ नहीं बोला। तो अगर वो बोलते तो शायद कोई ना कोई असर थोड़ा सा और पड़ता। तो लेकिन यह है कि इस बिल्कुल आंदोलन सही को बात, अगर आप बिल्कुल लोग सही बात। चाहते हैं, कटरा के लोग चाहते हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं, चाहे वो रियासी से हैं, चाहे वो कटरा से हैं, चाहे जम्मू सूबा के किसी भी इलाके से हैं, उन लोगों को इस आंदोलन को जगाना पड़ेगा। तभी ऐसे प्रोटेस्ट जो कामयाब होते हैं, और तभी जो उनके खिलाफ अगर उनको लगता है कि कोई काम हो रहा है तो वो रुक सकता है। चलिए अमित जी, आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को मार्टिस डे नहीं मनाने दिया जा रहा? क्यों? आपकी आवाज नहीं आ रही हिमांशु जी, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। सुन पा रहे हैं अमित जी? सर आवाज नहीं आ रही। अमित जी सुन पा रहे हैं? साहब, भट्ट आपको आवाज साहब, आ रही है? भट्ट साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हिमांशु अमित जी जी, सुन पा रहे आपकी हैं? आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, अमित जी सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज आना बंद हो गई। भट्ट साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ, तो शायद तब तक अमित जी के साथ जो टेक्निकल इशू चल रहा है वो ठीक हो जाए। जी, मार्टिस डे जो जम्मू कश्मीर में एक छुट्टी का दर्जा दिया गया था, और हर साल हिमांशु जी, श्रीनगर आपको में आवाज आ रही है? आ रही, अमित जी आ रही है। मैं भट्ट साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो भट्ट साहब, क्यों मनाने नहीं दिया जा रहा मार्टिस डे? क्या आपको आप इसको ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं? देखिए हिमांशु जी, बात यह है कि जम्मू प्रांत के हर कोने में शहीदी दिवस जो है वो मनाया गया है। कश्मीर में नहीं मनाने दिया गया। जम्मू में तो हमारे शेर कश्मीर भवन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उधमपुर में हुआ, आवाज आना बंद हो गई है, हर कुछ जगह सुनाई नहीं हुआ है। देगा। यहाँ तो इन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन कश्मीर के अंदर नहीं बनाने दिया। ये बड़ी लंबी बात है कि शहीदी दिवस जो है वो शहीदों के जो उनका मजार है, जो उनकी कब्रें हैं, हर साल वहां पे जाके 13 जुलाई को वहां पे जाकर के हर एक आदमी जाके वहां पर दुआ करता है। तो सरकार ने हमारे चीफ मिनिस्टर को वहां जाने से रोक दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जाने से रोक दिया, तमाम एमएलए मंत्रियों को जाने से रोक दिया, और दूसरी पार्टियों के जो लोग थे उनको भी रोक दिया। अब मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं थी। अब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे, तो कल को अगर कोई और सरकार आ जाए तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जहां उनका दुआ करने के लिए अगर कोई जाएगा तो उनको रोकना, ये तो मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। और 13 जुलाई के जो शहीद थे, उन्होंने कोई जाती तौर पर अपनी वो भी जब वो 13 जुलाई 1931 के शहीद थे, और 13 जुलाई 1931 को जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। 13 जुलाई कश्मीर जो था वो 1947 के बाद जो है वो बना था। तो जब उनको जब शहीद किया था, जैसे हिंदुस्तान के अंदर उसकी आजादी की एक तहरीक चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर में वहां गवर्नर जनरल के खिलाफ एक शख्सी निजाम जो हिंदुस्तान पे लागू था, वहां गवर्नर जनरल के खिलाफ तहरीक चल रही थी। जम्मू कश्मीर इसके अपना एक मुल्क था, अपनी इसकी सरकार थी, अपनी इसकी हुकूमत थी, अपने खुद मुख्तार एक मुल्क था, और यहाँ पर जो थी शख्सी निजाम के खिलाफ भी यहाँ पर एक तहरीक चल रही थी। और उस तहरीक की जो बुनियाद थी वो 13 जुलाई 1931 को पड़ी थी, जब इनको शहीद किया गया। तो उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए या दुआ करने के लिए वहां पर जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो लिहाजा भट्ट साहब यहाँ रोकूंगा, ये कितना सही होगा कहना कि उस वाक्यों को जलियांवाले बाग से कंपेयर करना, जैसे कि आप कर रहे हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला साहब ने भी जलियांवाले बाग से मार्टिस डे को कंपेयर किया है, क्योंकि वो पूरे भारत की लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और यहाँ अपने राजा के खिलाफ ही 13 लोग, और जहां तक मैंने भी इसका इतिहास पढ़ा है
तो उसमें एक प्रीचर थे जो राजा के खिलाफ हर जगह बोलते थे और एक तरह से राजा के खिलाफ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और फिर ऐसा हुआ था, जलियांवाला बाग से इसको कंपेयर करना कितना सही होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, जब अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चल रही थी आजादी की जी, और यहाँ वो भी शख्सी निजाम था और जम्मू कश्मीर में भी शख्सी निजाम था, यहाँ भी आजादी की लड़ाई चल रही थी, वहां भी आजादी की लड़ाई चल रही थी। मतलब और यहाँ किससे आजादी चाहिए थी? यहाँ शख्सी निजाम था, फर्द वाहिद की सरकार थी। यहाँ जो आजादी की लड़ाई थी डेमोक्रेसी को बहाल करने की लड़ाई थी, यहाँ की आजादी को बहाल करने की लड़ाई थी। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, ना हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी थी, ना जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी थी। ये डेमोक्रेसी को बहाल करने की लड़ाई थी, ये किसी की जात के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। और फिर उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने अपने सारे अख्तियारात डॉक्टर करण सिंह जी को दे दिए, बादशाहत के सारे अख्तियार उनको दे दिए, तो 13 जुलाई की छुट्टी जब हुई थी तो उसपे साइन तो डॉक्टर करण सिंह जी ने किए थे। और फिर जब डॉक्टर करण सिंह ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करने के लिए, असेंबली बहाल करने के लिए, कानून साज असेंबली बनाने के लिए जो हुक्म जारी किया था, उस पर साइन किसके थे? डॉक्टर करण सिंह जी के थे। और फिर जब असेंबली बनी तो डॉक्टर करण सिंह जी को जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपिता बनाया गया था, गवर्नर उसको सदर रियासत बनाया गया था। तो डेमोक्रेसी बहाल हुई थी। महाराजा हरि सिंह के बेटे को ही जहां का राष्ट्रपिता बनाया गया था, जहां की डेमोक्रेसी और जहां की आजादी बहाल होने के बाद। इसलिए उन्होंने डॉक्टर करण सिंह जी ने और यहाँ की कानून साज असेंबली ने ये मान लिया था कि वो जो शहीद हैं उन्होंने डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है, इसलिए उनको शहीद का दर्जा दिया गया था। और जिसको जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली ने माना था। आज यहाँ पर गवर्नर जनरल एलजी का राज है ना, आज भी उस जम्मू कश्मीर की असेंबली के बनाए हुए कानून आज भी आधे से ज्यादा वही लागू हैं। अगर वो भट्ट साहब एक मिनट, अमित जी सुन पा रहे हैं? अमित जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं सुन पा रहे। दर्शकों यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया है, अमित जी बात नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वही जवाब दे सकते थे जो तारिक भट्ट साहब मार्टिन्स डे के बारे में कह रहे हैं। तो अमित जी ही इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन वो ना तो हमें सुन पा रहे हैं, ना हम उनको अभी सुन पा रहे हैं। हमाशु जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी भट्ट साहब बोलिए। ये 13 जुलाई के जो शहीद हैं, या जम्मू कश्मीर की तहरीक आजादी जो डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए चली थी, इसमें डिबेट करने के लिए जानकार लोगों की जरूरत है। जो जानकार लोग बैठे हों उनसे बहस की जाए तो मजा आता है ना। तो मसलन मेरा कहने का मतलब ये इसमें बड़ी गहराई वाली बातें हैं। और जब आम जनता को, जो आज की जो नई नस्ल है, उनको इन चीजों को पता ही नहीं है। आज की नस्ल जो है उनको बस सिर्फ हुली करके हम भड़का सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के जो असूल थे, बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, वो अपने आने वाली नस्लों को बताने की जरूरत है, ताकि उनको पता रहे कि महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को कितने में खरीदा था। फिर महाराजा गुलाब सिंह के बाद कौन आया था? महाराजा प्रताप सिंह ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेकुलर निजाम कायम किया। उन्होंने जहां मस्जिदें बनवाई, वो एक बहुत अच्छा राजा जो है जम्मू कश्मीर का, वो महाराजा प्रताप सिंह साबित हुए हैं। और महाराजा प्रताप सिंह को किसके साथ जोड़ा गया था? महाराजा अशोक के साथ। दुनिया के अंदर जितनी किताबें लिखी हैं उसमें 3 नाम आए हैं महाराजा प्रताप सिंह। यहाँ भट्ट साहब मैं यहाँ आपको रोकूंगा, क्योंकि इतिहास की बात है तो थोड़ी जानकारी मैं भी रखता हूँ। जहां तक महाराजा हरि सिंह का सवाल है, अगर आप इतिहास के पन्ने उठाएंगे तो जब उन्होंने सिंहासन संभाला था, पहले तो वो सेनापति थे पूरी सेना के, तब उनकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। जब उन्होंने सिंहासन संभाला तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि मेरे लिए सब रिलीजन एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो या कोई भी रिलीजन हो, एंड माय रिलीजन इज जस्टिस।
और उनके राज में हर एक कौम को बराबर राइट्स थे। आप इतिहास के पन्ने उठा लीजिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम महाराजा हरि सिंह ने किया है शायद किसी राजा ने नहीं किया। महाराजा हरि सिंह को फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी से कंपेयर किया जाता है, और महाराजा हरि सिंह के खिलाफ ही जब कश्मीर में ये सब उठा तो इसमें इस टॉपिक पे जो है वो दुनिया डिवाइडेड है। जम्मू कश्मीर के लोग डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि वो राजा के खिलाफ थे, ना कि राजा के निजाम के खिलाफ थे। वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं उठे थे, वो सिर्फ कश्मीर में जो राजा अपना हक जमाए बैठे थे उसके खिलाफ उठे थे। जबकि आप हरि सिंह का पूरा टेन्योर देख लें, महाराजा हरि सिंह जी का, तो उन्होंने जितने स्कीम्स, जितनी वेलफेयर स्कीम्स, महिलाओं के लिए स्कीम्स जितनी की, सबसे बड़ी बात महात्मा गांधी से भी पहले महाराजा हरि सिंह ने यह कहा था कि मंदिर में, और ये कानून बनाया था कि मंदिर में हर एक कास्ट का इंसान जा सकता है, इसमें जातीय भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इतिहास के पन्ने बताते हैं। और जब इतने अच्छे राजा के खिलाफ कश्मीर में कुछ लोग आवाज उठाते हैं और फिर उसको जलियांवाला बाग से जोड़ देना, ये कहीं ना कहीं इस पर सोसाइटी डिवाइडेड है। और अब ये अमित जी होते तो शायद इस पर और रोशनी डाल पाते, क्योंकि अमित जी को भी कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर पता होगा। हिमांशु जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं खुद जाती तौर पर महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा फैन हूं जी। महाराजा हरि सिंह के अंदर बड़ी खूबियां थी जी, बड़ी खूबियां थी। शायद आपको नहीं पता कि महाराजा पटियाला जो थे उनकी गाड़ी में बैठकर कश्मीर जा रहे थे। जब खुद के मकाम पर पहुंचे थे तो वहां पर एक लेडी जो गुज्जर लेडी थी वो भैंसे चरा रही थी। तो महाराजा पटियाला ने कोई गलत बात कह दी थी तो महाराजा हरि सिंह ने गाड़ी रोककर महाराजा पटियाला को बाहर निकाल दिया था कि मेरी रियासत को से निकल जाओ बाहर, वरना गिरफ्तार कर लूंगा। महाराजा के अंदर बड़ी खूबियां थी। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी कोई गलत काम नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी जी के नीचे कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जिसका खमियाजा नरेंद्र मोदी जी को भुगतना पड़ता है, जवाब उनको देना पड़ता है। उस वक्त भी यही सूरत थी, और उस वक्त सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया जो थी वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रही थी। राजा के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं थी, डेमोक्रेसी की बात थी कि जमहूरियत की बात थी। लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार आ जाए, वो खुद फैसला करे। बिल्कुल भट्ट साहब, इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, क्योंकि जो हमारे दूसरे साथी थे वो अब लेफ्ट आउट कर चुके हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। जाते जाते एक सवाल जरूर पूछूंगा। एनसी ने अपने वायदे में कहा था, मैनिफेस्टो में कहा था, चिल्ला चिल्लाकर कहा था कि पहले कैबिनेट सत्र में हम डेली वेजेस का मसला हल करेंगे। आज 8 महीने हो गए हैं, कई डेली वेजर्स इन 8 महीनों में भी दुनिया छोड़कर चले गए हैं, हादसों के शिकार हो गए हैं। मसला तो क्या हल होगा 8 महीने में, अगर उनके साथ जो हुआ उसका थोड़ा पैसा भी, या पिछला पैसा जो उनका पेंडिंग है वो भी उनको मिल जाता तो परिवारों की मदद हो जाती। एनसी सरकार यहाँ फेल क्यों हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, बात यह है कि जब हमारी सरकार वजूद में आई है, सरकार ने अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर डेली वेजरों के मसले को लेकर के एक कमेटी बनाई थी, जिसकी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी थी। वो चंद दिनों में वो रिपोर्ट आने वाली है। और ऐसा तो है नहीं है। अब डेली वेजर जो डेली वेजर हैं, यहाँ पर जो लोग 200 रुपए महीने पर या 500 रुपए महीने पर भी कुछ लोगों ने लगाए थे। यहाँ पर कुछ लोग जो थे जो डेली वेजर हैं, कोई कैजुअल लेबर है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, कोई कई तरह के हैं। अब ये रिपोर्ट जब आ जाएगी, सरकार का जो है वो इसमें साफ तौर पर कहना है कि इनको पक्का जो है वो करना है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा भी था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये वादा भी है, और इसको वो पक्का सरकार उस पे काम कर रही है। और बहुत जल्द आप इस पे कोई अच्छी खबर सुनेंगे। और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, ये हमारी पार्टी के जो स्पोक्समैन हैं उनकी तरफ से गाहे पे गाहे बयानबाजी जो है वो आ रही है, वो इसके पीछे लगे हुए हैं। अब बात यह है कि कोई ये कहे कि तली के ऊपर सरसों डालकर वहां उसको पैदा कर देना, तो वो तो बात बनती नहीं है। तो रही बात यह है कि
डेली बेजरों का जायज मसला है। डेली बेजर जो थे आज, जिसको 9,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलता है, एक बार डॉक्टर के पास जाए तो वो 4,500-5,000 रुपये तो एक ही बार वहां खर्च हो जाता है। लेकिन 5,000 से 4-5,000 से 9,000 भी भाजपा ने किया था। और जो आपने बात कही कि तली के ऊपर सरसों पैदा करने वाली, अगर अमित जी होते तो शायद इसका बढ़िया जवाब दे पाते। लेकिन भट्ट साहब यहीं रोकूंगा अब आपको भी, क्योंकि अब ये उन्होंने 300 रुपये तो जरूर बढ़ाया था, लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि अच्छा होता वो पक्का कर जाते, सारा क्रेडिट ले जाते। आज डेली बेचर उनके हक में बोलते हैं, सड़कों पे डेली बेचर तो उनको बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल, कोई बात, ये अब डिबेट यहीं खत्म करते हैं। भट्ट साहब, मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये इवनिंग डिबेट हमने स्पेशली जो जम्मू के इश्यूज हैं या रियासी के इश्यूज हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज हैं, उनको लेकर रखी थी। हमारे साथ भाजपा के अमित शर्मा जी जुड़े हुए थे, जो अभी कुछ ही मिनट पहले उनके साथ संपर्क टूट गया और वो आउट हो गए हैं डिबेट से। हमारे साथ एनसी के तारिक भट्ट साहब हैं, आप खुद देख पा रहे हैं। डिबेट माटी डे पे हुई, डिबेट डेली वेजर्स पे हुई, डिबेट जो उर्दू का मसला बना हुआ था, नायब तहसीलदार सावलकोट को लेकर, और सावलकोट जो मेगा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, पावर प्रोजेक्ट, उसको लेकर अच्छी बहस हुई है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं और अमित जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।